Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is last lecture from the chapter number 2 structure of atom class 9th chemistry. और आज के इस टॉपिक में हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है डेट इज़ आइसोटॉप्स, और हम देखेंगे कि किस तरह से जो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, किस तरह से उसके पीछे सोडे का रोल था या फिर डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स का रोल था। तो हम इस चीज़ को ज़रा स्टार्ट करते हैं और हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं असल में। बेटा आइसोटॉप पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक वे में बताता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको सारे इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाता हूँ। तो बेटा आइसोटॉप्स की अगर हम बात करें ना, तो आइसोटॉप्स असल में कहते हैं कि एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो एक ही हो लेकिन एटॉमिक मास उनका डिफरेंट हो जाए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आइसोटॉप्स असल में क्या है? आइसोटॉप्स असल में एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, उसको हम कहेंगे आइसोटॉप। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप 9th क्लास में हैं, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सारे क्लास 9 से ही बिलोंग करते हैं, आपके जो फेलोज़ हैं। सो इट्स मीन्स डैट फर्ज कर लें आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। कैसे आइसोटॉप्स हैं? आप सबका रैंक तो सेम ही है, क्लास 9 है ना आप सबका रैंक, लेकिन आप सबका जो वेट है वो तो डिफरेंट है, आपका मैथ्स तो डिफरेंट है। तो इसी तरह से क्लास एक है, ठीक है, तो इसको आप कंसीडर कर लें एज अ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपका वेट। तो जिस तरह से एक क्लास में, एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मास होता है, बॉडी वेट होता है, वो डिफरेंट रहता है, लेकिन क्लास उनका टैग तो एक आई एम सॉरी टैग तो एक जैसा रहेगा ना। तो इसी वजह से ये चीज़ याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में ये डिफरेंस रहेगा। तो हम यहाँ पे बेटा एक जनरल एग्जांपल से पहले मैं आपको समझाता भी हूँ। बेटा अगर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में, सो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हम जब भी बात करते हैं ना हाइड्रोजन की, तो हम कहते हैं जी हाइड्रोजन जो है ना उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है जी। अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। अब हाइड्रोजन जो एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट और एटम में क्या डिफरेंस है वो चैप्टर नंबर 1 में आपको थारोली डिटेल में लेक्चर कवर किए थे हमने, राइट। तो बेटा देखें ज़रा गौर से, अब इनमें से एक ऐसा है जिसका एटॉमिक मास 1 है, हाइड्रोजन का ही एटम है। दूसरा हाइड्रोजन के एटम है जिसका एटॉमिक मास 2 है। तीसरा हाइड्रोजन के एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। अब हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसी के आगे 3 एटम हैं। हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। दूसरे का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। तीसरे का भी एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर उसका क्या है? मास नंबर 3 है। अब इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। देखें एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर विद अ जी। तो एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है यानी कि 1 1 है, लेकिन मास नंबर तीनों का क्या है? डिफरेंट है। अब मास नंबर इन तीनों का डिफरेंट कैसे है उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिए। एक का मास नंबर 1 है, दूसरे का वहीं पे मास नंबर 2 है, और तीसरे का वहीं पे मास नंबर क्या है? 3 है। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर बच्चे हमें बताते हैं किस चीज़ के बारे में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। और जो मास नंबर होता है ये हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बताता है। क्लियर होगी बात? अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन के एटम को देखते हैं। देखिए बेटा हाइड्रोजन का वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कितने होंगे? इसमें 1 ही होगा, तो मैं यहाँ पर P पॉजिटिव में लिख दिया। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज 1 है तो एटॉमिक मास भी इसका 1 ही रहेगा। 1 पॉजिटिव चार्ज है तो 1 ही नेगेटिव चार्ज रहने वाला है। तो ये जो है ये हाइड्रोजन का पहला एटम आ गया जिसमें 1 पॉजिटिव चार्ज है यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। मैंने कहा ना कि 1 पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन 1 है तो वही उसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अब देखें ज़रा यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें 1 प्रोटॉन तो है लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक होगी बात? उसी के बरक्स अगर मैं यहाँ पे बेटा बात कर लेता हूँ दूसरे के बारे में, ये देखें यहाँ पर। अब हमने कहा कि इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 है। अब एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका जो एटॉमिक नंबर 1 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो बेटा आपके पास क्या है? इसका तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है। अच्छा इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। मैं इन तीनों को यहाँ पे लिख देता हूँ Z = 1।
Z इनमें 1 है। अब Z 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में प्रोटॉन कितने हैं, 1 ही है। तो मैं यहाँ पे 3 बना देता हूँ आपको। ये दूसरा बेटा आ गया हमारे पास और ये आ गया हमारे पास तीसरा। इन तीनों के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मैं एक एक यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ज़रा, तो मैंने ये मेंशन कर दिया कि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ये इसमें कौन सा चार्ज आ गया, ये इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे मैंने बड़ा सा बना दिया। अब देखो दूसरे वाले की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 1 है, मैस नंबर 2 है। एटॉमिक नंबर 1 है, मैस नंबर 2 है। मैस हमने कहा था, मैस नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें एक तो प्रोटॉन हो गया, लेकिन मैस नंबर 2 है, इसका मतलब इसमें एक कोई और चीज़ भी है, और वो जो एक है वो क्या है, वो बेटा हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये दूसरे के केस के अंदर यहाँ पर हमें कितने न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन यहाँ पर एक देखने को मिलेगा, यानी कि इस केस में यहाँ पर आपको एक न्यूट्रॉन भी देखने को मिलेगा। क्लियर होगी बात। अब तीसरे केस के अंदर यहाँ पर बेटा आपको देखें 3 है इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 3 है, इट्स मीन्स डैट इसमें एक तो पॉजिटिव चार्ज है, एक तो प्रोटॉन है, बाकी 2 क्या हैं, बाकी 2 बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डैट विल बी द न्यूट्रॉन। तो 2 इसमें न्यूट्रॉन होंगे, तो इसी वजह से यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, तो ये हमारे पास इसमें 2 न्यूट्रॉन आ गए। अब इनके नाम क्या होते हैं, इनको नाम देते हैं बेटा प्रोटीशियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। प्रोटीशियम, ठीक है, पहले का नाम क्या होगा, प्रोटीशियम, उसके बाद दूसरे का नाम क्या आएगा, ड्यूटीरियम, और तीसरे का नेम आ जाएगा ट्रीटियम। तो ये किसके आइसोटॉप्स आपको बना के दिखाए हैं, ये हाइड्रोजन के। सो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, 3। कौन कौन से आइसोटॉप्स हैं, पहला आइसोटॉप जिसमें एक एटॉमिक नंबर होता है, एक ही एटॉमिक मास होता है, उसको नाम देंगे प्रोटीशियम। दूसरा इसका आइसोटॉप जिसमें एक एटॉमिक नंबर है, 2 एटॉमिक मास है, ड्यूटीरियम। तीसरा आइसोटॉप जिसमें एक एटॉमिक नंबर है, 3 एटॉमिक मास है, डेट है ट्रीटियम। प्रोटीशियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, ये क्या है, ये असल में आपने कहना है कि इसी के हाइड्रोजन के एटम के क्या है, आइसोटॉप्स हैं। होप्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में। अब आइसोटॉप्स में मैंने क्या कहा, मैंने कहा आइसोटॉप्स जो होते हैं इनका ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, इनका बच्चे एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रिमेन्स रहता है, एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम, बट एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। बेटा सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं तो मैंने एक एटॉमिक थ्योरी बताई थी, मैंने आपको कहा था जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। जो जॉन डाल्टन थे ना, उनकी एटॉमिक थ्योरी पता क्या कहते थे, जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये कहते थे कि एक जो एटम है, उनके एटॉमिक थ्योरी बड़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि सबसे पहले उसने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एटम हिस्सा लेता है। फिर उसने कहा कि जो एटम होता है उसकी जो प्लेस होती है वो फिक्स होती है और उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एक जैसा ही रहता है। अगर मैं उसको सिंपल अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ तो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी वो क्या कहती थी कि एक एलिमेंट का जो एटम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है वो सेम ही रहता है, वो डिफरेंट नहीं होता। लेकिन बेटा जब सोडे ने आइसोटॉप्स को डिस्कवर किया कि एक ही एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, तो इधर ये कह रहा है कि मास नंबर भी सेम है, सोडे ने डिस्कवर कर दिया मास नंबर डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे उसको थोड़ा सा एक पास्टुलेट उसका गलत हो गया। तो सोडे के ये जो कंसेप्ट है आइसोटॉप का जो आप लोग पढ़ रहे हैं, और ये इसको काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि चर्चा में आ गया ये टॉपिक, समझ आ गई बात। सो यहाँ पर बेसिक आपको समझ आ गया कि आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है और इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है बेटा आप इसको हूबहू बुक वगैरह रट्टा लगाएं, आप सिंपल अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि एटॉमिक नंबर एक ही एलिमेंट के एटम, द एटम ऑफ एन एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर डिफरेंट, हैव द डिफरेंट एटॉमिक मास, इज नोन एज आइसोटॉप्स। फर्स्ट एग्जांपल इज अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एग्जांपल में प्रोटीशियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। समझ आ गई बात। अब हम बात करते हैं उसके बाद दूसरे के बारे में, दैट इज अ कार्बन। अगर हम बेटा कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में आपने याद रखना है कि कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन के भी कितने आइसोटॉप्स हैं, 3। कार्बन की बात करें तो C6, और ऊपर हम जनरल जब बात करते हैं तो यहाँ पर 12 लिखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम 12 का ही जिक्र क्यों करते हैं। अच्छा, इसके 3 होते हैं, एक होता है C12, फिर बेटा दूसरा होता है C13
और फिर तीसरा आएगा आपके पास C14। अब यहाँ पर देखें नीचे वाली साइड पर एटॉमिक नंबर है, तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मैस नंबर डिफरेंट है। एक का मैस नंबर 12 है, एक का मैस नंबर 13 है और एक का मैस नंबर कितना है 14 है। तो मैस नंबर चेंज हो रहा है ना यहाँ पर। यही चीज़ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि मैस उनका क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन है तो एक ही एलिमेंट के एटम, और एलिमेंट कौन सा है, कार्बन, और उसी के एटम है ना ये। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे देखें इनमें से सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट जो नेचर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कह लें वो कौन सा होता है, 98.9 जो % पाया जाता है वो आपको कार्बन 12 देखने को मिलेगा। अच्छा, कार्बन 12 इतना अबंडेंट क्यों है उसके रीज़न भी बताएंगे। और ये वाले जो हैं बेटा ये दोनों आपको तकरीबन 1.1% देखने को मिलेंगे। 1.1% जो है वो कार्बन 13 और कार्बन 14, बहुत ही कम आप कह लें कि अमाउंट के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ये अबंडेंट ज़्यादा नहीं होते। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कम स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल होता है वो आपके पास बेटा होगा C14। इनके सबसे ज़्यादा अबंडेंट होने और ना होने के पीछे जो कारण है वो है स्टेबिलिटी। वो कारण कौन सा है, स्टेबिलिटी इसका कारण है। अगर हम बेटा बात कर लेते हैं ना यहाँ पर, अगर हम बात कर लेते हैं कार्बन 12 की, तो कार्बन 12 इसलिए बहुत ज़्यादा अबंडेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। उसके बरक्स कार्बन 13 और कार्बन 14 की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी के कम होने की वजह से बेटा इनकी जो अबंडेंस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये याद रखना है। MCQs पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि आपके पास कार्बन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट वही होगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज़्यादा अनअबंडेंट वही होगा जो सबसे अनस्टेबल है, और सबसे अनस्टेबल कौन सा होगा, कार्बन 14 रहने वाला है। क्लियर होगी बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद बेटा एक और एग्जांपल, डेट इज़ अ क्लोरीन। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लोरीन के बच्चे अगर बात करें ना तो क्लोरीन के दो मेन आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। एक को बेटा हम नाम देते हैं C35, एक को नाम देते हैं C35, और एक बेटा हमारे पास होता है CL37। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्लोरीन के कितने होते हैं, क्लोरीन के भी दो आइसोटॉप्स ही पाए जाते हैं। इस तरह से यूरेनियम की अगर हम बात कर लेते हैं, यूरेनियम, तो यूरेनियम के केस के अंदर बेटा 3 आइसोटॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। यूरेनियम के केस के अंदर 3 आइसोटॉप्स देखने को मिलेंगे। पहले को बेटा नाम देंगे 234, दूसरा बेटा जो होगा उसको आप नाम देंगे 235, और तीसरे को हम नाम क्या देंगे, तीसरे को हम नाम देंगे एंड 238 यूरेनियम, और ऊपर मैं क्या लिखूंगा 238 और नीचे लिख देंगे 92। तो इस तरह से यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो वर्ल्ड वार सेकंड है, वर्ल्ड वार सेकंड का अख्ताम हुआ था जब अमेरिका ने पहली बार एटम बम फेंका। इस दुनिया में एटम बम का सबसे पहली बार इस्तेमाल किसने किया, अमेरिका ने, और वो उन्होंने फेंका हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जो कि जापान के सिटीज़ थे, और उन एटम बम्स का नाम था लिटिल बॉय एंड फैट बॉय। एटम बम का नेम था लिटिल बॉय एंड फैट बॉय। तो मुझे बताएं उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से इस्तेमाल किए गए थे। तो आपका आंसर होना चाहिए सर, पहले में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो इस्तेमाल किया गया था दैट वाज द यूरेनियम, और दूसरा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल किया गया था दूसरे बम में जिसका नाम फैट बॉय था, उसका नाम क्या था, दैट वाज द प्लूनियम। समझ आ गई बात। तो इस तरह से रेडियम यानी कि यूरेनियम एंड प्लूनियम जो थे वो उस एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल किए गए थे। तो इसका मतलब ये भी एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके अलावा यूरेनियम और भी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत जगह पर ये इस्तेमाल होता है। देखते हैं कैसे, क्योंकि वो हमने किस में देखना है, वो हमने देखना है इसके यूजेस के अंदर। होप सो यहाँ तक आपको जो कंसेप्ट है वो आइसोटॉप्स का समझ आ चुका होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये होता है कि भाई देखें एक एटम के डिफरेंट आइसोटॉप्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मुझे ये बताएं क्या ये डिफरेंट जो आइसोटॉप्स होंगे क्या ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन देंगे, यानी कि कार्बन 12 जो केमिकल रिएक्शन, सपोज दैट मैं आपको जनरल वे में समझाता हूँ। फोटोसिंथेसिस का एक केमिकल रिएक्शन आप लोग छोटी क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब उस फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन हमें ये कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के मालिक्यूल के साथ कंबाइन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मालिक्यूल के साथ कंबाइन करेगी तो किस चीज़ का निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कार्बन 12 इस्तेमाल हो रहा है। अब कार्बन 12 की जगह पर अगर इसका एक आइसोटॉप कार्बन 13 में इस्तेमाल करूं, या फिर इसकी जगह पे मैं इस्तेमाल करूं कार्बन 14, क्या इस्तेमाल करूं, कार्बन 14, तो आपने मुझे ये बताना है जब मैं इसकी जगह पे कार्बन चेंज करूंगा, कार्बन का आटा मैंने चेंज कर दिया, तो आपने मुझे ये बताना है क्या अब भी ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन देगा, यानी कि
कार्बन 12 तो फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन दे रहा है, क्या कार्बन 13 और कार्बन 14 फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन देगा? 100% देगा, राइट। आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसको मैं समझाऊंगा आगे यूजेस के अंदर भी। ये कार्बन 14 भी जो है ये केमिकल फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो हैं, जो कि आइसोटोप्स हैं, ये एक ही तरह के केमिकल रिएक्शंस दे सकते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइसोटॉप्स होते हैं, उन आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या रहेंगी? सेम रहती हैं, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकी शेप, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, ठीक है, वो बेटा चेंज हो सकती हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है आइसोटॉप्स के बारे में। सो दैट इज़ द होल डिस्कशन, किस तरह से आइसोटॉप्स का आगाज़ हुआ, किस तरह से इसकी डिस्कवरी किसी और थ्योरी के रिजेक्शन की वजह बनी, और कौन कौन से इसके एग्जांपल हमें याद रखनी है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं बच्चे इसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहला जो यूज़ है ना इसका, वो ये है कि ये इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कैंसर के इलाज के लिए। बेटा कैंसर का जो इलाज है ना, उसके लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। उस टेक्निक का नाम क्या होता है? द टेक्निक ऑफ नेम इज़ रेडियोथेरेपी। क्या नेम होता है उसका बेटा? रेडियोथेरेपी है, ठीक है। रेडियोथेरेपी कौन सी टेक्निक होती है बेटा? रेडियोथेरेपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ना हम रेडिएशंस इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशंस आर यूज्ड टू किल, रेडिएशंस आर यूज्ड टू किल, खत्म करने के लिए, टू किल द कैंसरस सेल, टू किल द कैंसरस सेल। जो कैंसरस सेल हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम रेडिएशंस इस्तेमाल करते हैं। उस मैकेनिज्म का नाम होता है उस मैकेनिज्म का नाम क्या है? रेडियोथेरेपी। अच्छा, ये डिफरेंट किस्म के कैंसर हो सकते हैं। एक तो स्किन के ऊपर वाला कैंसर हो सकता है, एक कैंसर वो होता है जो बॉडी के अंदर वाली साइड पर होता है। अब हम किस तरह से आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं उसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंटियम 90। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? हम इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस 32, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा बेटा है स्ट्रोंटियम 90। ये दो जो आइसोटोप्स हैं, ये दो आइसोटोप्स हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर सेल को ख़त्म करने के लिए। और वो कैंसर जो स्किन के ऊपर है, स्किन कैंसर, यानी कि जो स्किन कैंसर है ना बेटा, स्किन कैंसर को इरेडिकेट करने के लिए, स्किन कैंसर को इरेडिकेट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि आप ही की बुक के अंदर एक एमसीक्यूज यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर उन्होंने लिखा फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंटियम 90, और उससे नीचे बिल्कुल लाइन में बेटा उन्होंने लिखा है कोबाल्ट 60। और फिर उन्होंने कहा कि जो कोबाल्ट 60 होता है ये हम इस्तेमाल करते हैं जब कैंसर बॉडी के अंदर होता है, जब कैंसर इनसाइड द बॉडी होता है, व्हेन कैंसर इनसाइड द बॉडी। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके माइंड में आना चाहिए, कैंसर इनसाइड बॉडी आखिर क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है? कि ये बॉडी के बाहर वाला कैंसर, स्किन वाला कैंसर, और जब कैंसर बॉडी के अंदर है ये उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर मैं आपको बताऊँगा। आंसर मेरे पास बेटा ये है, देखें, ये जो फास्फोरस 32 और स्ट्रोंटियम 90 है ना, ये बेटा रिलीज़ करते हैं बीटा रेडिएशंस और अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा और अल्फ़ा रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं। अब ये जो बीटा और अल्फ़ा रेडिएशंस होते हैं ना, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, यानी कि बॉडी के अंदर तक पेनिट्रेट करने की जो पावर होती है वो बहुत कम होती है, तो लेस पेनिट्रेटिंग पावर होती है। इसी वजह से फास्फोरस 32 और स्ट्रोंटियम 90 से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होने की वजह से वो स्किन के ऊपर या फिर बॉडी से बाहर जो कैंसर है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होंगे। उसके बरक्स कोबाल्ट 60 जो है बेटा ये ऐसी रेडिएशंस रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है गामा रेडिएशंस। क्या नेम होगा? गामा रेडिएशंस। अब ये जो गामा रेडिएशंस होती हैं ना, बड़ी ख़तरनाक किस्म की होती हैं। ये ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो बॉडी के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, यानी कि अगर किसी ऑर्गन्स के अंदर कैंसर है, ठीक है, उस ऑर्गन को, या गट के अंदर कैंसर है या फिर ओवरीज के अंदर कैंसर है, अच्छा ये बॉडी के ऑर्गन्स लिख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो उस तरह के जो कैंसर्स होते हैं ना उसको ख़त्म करने के लिए कोबाल्ट 60 इस्तेमाल किया जाएगा। समझ आ गई बात? तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 60 और 32 एंड 90। समझ आ गई बात? अच्छा चलो इसको मैं याद करने का एक आसान तरीका भी बताता हूँ। आप ऐसे याद रखो कि मोस्टली केसेस के अंदर हमारी बॉडी के अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स का वेट करें, सपोज डैट आपकी, अगर मैं स्किन की बात करता हूं तो आपकी स्किन का जो वज़न होता है ना इंसान की स्किन का, वो 7.5 किलो होता है। और आप जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपकी जो मोस्टली जो वेट होगा मेरे ख्याल से अंदाज़न को 50 के करीब लगभग रहने वाला है, राइट, 40-50 के करीब है ना।
तो इस तरह से ना आप एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए स्किन का वज़न जो होता है वो कम होता है, स्किन का वज़न क्या होता है, बहुत कम होता है। कितना होता है, 7.5 किलो होता है ना। उसके बरक्स जितना भी हमारी बॉडी का वज़न है वो सारा स्किन की वजह से नहीं है, वो बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स की वजह से है, बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स की वजह से है। तो इस तरह से आप याद रख लेना कि जो फास्फोरस 32 है उसका वज़न तो कम है ना, लेकिन बॉडी पार्ट्स का वजन ज़्यादा है। बॉडी पार्ट्स का वजन ज़्यादा है तो कोबाल्ट 60, 32 कहाँ पर है और 60 कहाँ पर है, तो 60 ज़्यादा होता है ना। तो इस तरह से बॉडी के पार्ट्स जो कि अंदर वाली साइड पर है उनका वजन ज़्यादा है, उसके लिए ज़्यादा वाला इस्तेमाल करेंगे 60, और बाहर क्योंकि कम है तो हम 32 इस्तेमाल कर लेंगे। समझ आ गई बात, इस तरह से याद रख सकते हो आप। अच्छा, ये बेटा मैंने आपको बता दिया कि ये कैंसर वगैरह के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब सेकंड चीज़ बेटा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग्स बुक से आप कलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, उन्हीं हेडिंग्स को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन डेटिंग के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको कार्बन डेटिंग भी बताता हूँ, और आपकी बुक के अंदर बेटा इसको आर्कियोलॉजिकल रिसर्च का हेडिंग दी गई है। सो व्हाट इज़ द कार्बन डेटिंग। अब सपोज डैट हमें बेटा एक ढांचा मिला, एक स्केलेटन मिला एक ऑर्गेनिज्म का, डायनासोर्स का। देखें ना, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि डायनासोर्स जो हैं वो इतने हज़ार साल पहले ज़मीन के ऊपर थे, अब नहीं है। तो साइंटिस्ट को कैसे ख्वाब थोड़ी आया रात को सोया सुबह को उठा, ओए हाँ इतने हज़ार साल पहले डायनासोर्स थे अब नहीं है, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। बाकायदा एक प्रोसीजर, एक प्रॉपर उन्होंने कुछ ना कुछ तो टेक्निक अप्लाई की होगी ना, तो वही टेक्निक यहाँ पर है। उस टेक्निक का नेम होता है कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग कैसे हमें बताती है उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें, कार्बन की जो हाफ लाइफ होती है यानी कि 5730 ईयर्स, इतने साल कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कार्बन की जो हाफ लाइफ होती है ना वो इतनी होती है, यानी कि कार्बन अगर मैं फॉर सिंपल अल्फाज में, बहुत ही सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के अंदर, जिसकी हड्डियों के अंदर, जिसका ढांचा मिला है ना, उसकी हड्डियों में कार्बन जो था वो 15 मिलीग्राम था, 15 मिलीग्राम था। अब इतने सालों के बाद वो जो कार्बन होगा बेटा वो आधा रह जाएगा। वो कितना रह जाएगा, वो आधा रह जाएगा इतने सालों के बाद। अब सपोज डैट मैंने डायनासोर्स का ढांचा लिया, मैंने डायनासोर्स का ढांचा देखा, मुझे पता था डायनासोर का जो स्केलेटन है उसके अंदर इतना कार्बन लाजमी होता है। लेकिन जब मैंने उस ढांचे में कार्बन देखा तो उस ढांचे के अंदर मुझे जो कार्बन मिला बेटा वो मुझे मिला 3.5 मिलीग्राम। कितना मिला, 3.5 मिलीग्राम। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा जी कार्बन की हाफ लाइफ जो होती है वो तो इतनी होती है, यानी कि 5730 साल के बाद कार्बन आधा रह जाएगा। फिर 5730 साल, अब यहाँ पे देखें 5730 साल गुजरे, कार्बन 15 से 7.5 पे आ गया, 15 से कहाँ पे आ गया, 7 पे आ गया। फिर बेटा 5730 गुजरे साल, इतने साल गुजरे, फिर कार्बन उसका भी आधा रह गया। इसका मतलब आज से कितने साल पहले जो थे वो डायनासोर ज़मीन के ऊपर थे, इन दोनों को जमा कर लें तो आपके पास कैलकुलेशन निकल आएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये जो कैलकुलेशन है ये सिर्फ समझाने के लिए फर्जी कैलकुलेशन ली गई हैं, समझ आ गई बात। तो इसको आप नहीं सोचिएगा कि ये एक्यूरेट होते हैं, लेकिन ये एडिंग्स जो हैं ये वाली कैलकुलेशन मैंने आपको फर्जी लेकर देंगे, ये वाली जो है, समझ आ गई बात, अंडरस्टैंड क्लियर। सो इस तरह से इसको हम नाम देते हैं कार्बन डेटिंग का। तो कार्बन डेटिंग ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग, बहुत सारे और भी कोई चीज़ आपको मिल जाती है, पुरानी सिविलाइजेशन मिलती है, तहजीब मिल जाती है, तो उसका भी पता लगाने के लिए हम बेटा कार्बन डेटिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन डेटिंग में हम इस्तेमाल कार्बन को करते हैं। कार्बन के हमने आइसोटोप्स पढ़े हैं, इसका मतलब आइसोटोप्स का यूज़ है ये भी, है ना। तो इसी तरह से अब हम इसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेटा। डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, डिजीज़ जो होती हैं, डिजीज़ को डायग्नोसिस करने प्रोसेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सपोज डैट अगर हम आयोडीन 131 की बात कर लें बेटा, आपके यहाँ पे जो गले वाला हिस्सा होता है, नेक रीजन होता है, यहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेंगे, यहाँ पर बेटा आपको टंग बोन देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहीं पे आपको नेक वाले रीजन के अंदर यहाँ पर थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेंगे, जो आपके ये ट्रैकिया, यहाँ पर ट्रैकिया के ऊपर वाली साइड पर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ना, इस थायराइड ग्लैंड को स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आयोडीन 131। आयोडीन 131 जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए बेटा, हम इस्तेमाल करते हैं इसको थायराइड ग्लैंड के लिए। तो इस तरह से ये चीज़ आप याद रखेंगे, थायराइड ग्लैंड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयोडीन 131, और थायराइड आयोडीन 131 इज़ आइसोटोप। तो इसी तरह से देखें यहाँ पर हम डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसोटोप्स इस्तेमाल कर रहे हैं बीमारी के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, बीमारी की तशखीस के लिए। उसके बाद मैंने कहा उनकी लाइफ का पता करने के लिए कितने हज़ार साल पहले ये ज़मीन के ऊपर थे और अब नहीं रहे। समझ आ गई बात। अच्छा, अब हम बेटा इसको बात कर लेते हैं, हम इसको और भी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। सपोज डैट अगर हम बात कर लेते हैं पावर स्टेशंस में, ठीक है, पावर स्टेशंस के अंदर। तो पावर स्टेशंस के अंदर बेटा जहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को
इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना, वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब वहाँ पर इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिए बेटा। वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम। क्या इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम। अब यूरेनियम का जो एटम है, जब इस यूरेनियम के एटम के ऊपर हम लोग न्यूट्रॉन को फॉल करवाते हैं, तो न्यूट्रॉन्स की जो फॉलिंग होती है ना यूरेनियम के एटम के ऊपर, तो वो क्या करती है बेटा, वो यूरेनियम के एटम को ब्रेक कर देती है दो एटम के अंदर। उनमें से एक होता है बेरियम और दूसरे का नाम होता है क्रिप्टॉन, और साथ में बेटा 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये बेटा हमारे पास आ गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप मुझसे कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट भी हुआ था, लेकिन वो गलती की वजह से हुआ था। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्रस्ट हो गया था हिस्ट्री के अंदर, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्रस्ट हो गया था। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप जल्दी से सोच के बताना, पहले समझ लो। ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके अंदर हमने यूरेनियम ये रखा हुआ है। अब ये जो यूरेनियम के एटम है ना, इस यूरेनियम के इसमें बहुत सारे यूरेनियम के एटम्स, इस तरह से ये यूरेनियम के एटम्स बना के दिखा रहे हैं, बहुत सारे मौजूद हैं। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे देखें, ये न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन आके इस यूरेनियम के एटम से टकराया, जिसके नतीजे में बेरियम बन गया, जिसके नतीजे में क्रिप्टॉन बन गया, और साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए, ये 3 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन इधर वाले एटम से आके टकराया यूरेनियम के, एक इधर वाले से आके टकराया, एक इधर वाले से आके टकराया, तो जिसके नतीजे में ये 3 यूरेनियम के एटम भी टूटे। 3 यूरेनियम के एटम टूटे तो 9 न्यूट्रॉन बन गए, 9 न्यूट्रॉन ने और तोड़े, फिर और न्यूट्रॉन बने और तोड़ते गए। तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, साथ में बेटा एनर्जी भी रिलीज होती रहेगी। अब वो जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे, जो वाटर है ना H2O, उस H2O को गर्म करने के लिए, उसको गर्म करके हम किस में चेंज करेंगे, स्टीम के अंदर, भाप में चेंज कर देंगे। जब वो स्टीम के अंदर चेंज हो जाएगा, उसके बाद उस स्टीम को हम इस्तेमाल करेंगे टर्बाइंस को मूव करने के लिए। टर्बाइंस जो होती है ना, टर्बाइंस को मूव करने के लिए, और टर्बाइंस जो होती है बेटा वो मोटर को चलाएंगे, और जो वो मोटर को चलाएंगे तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो इस तरह से ये चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी ये इस्तेमाल होता है। समझ आ गई बात। तो बेटा ये आपका आज का टॉपिक है, जो हमने आइसोटॉप से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें थी। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपको कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 और उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, यहाँ पर आपका जो आंसर था वो ये था कि चेरनोबिल ब्लास्ट हुआ था 1986 के अंदर। एक यूक्रेन का आपने शायद नाम सुना होगा आजकल, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वार भी चल रही है। तो यूक्रेन जो था डेट वाज द पार्ट ऑफ द रशिया, और ये एक ही मुल्क था, और उस मुल्क का नाम था यूनियन ऑफ सोशल रिपब्लिक्स, USSR। ठीक है, तो USSR के अंदर 1986 में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था यूक्रेन वाली साइड के ऊपर, जो आज यूक्रेन के पास है। तो बेटा उस ब्लास्ट बहुत भयानक ब्लास्ट था, जिसमें ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ब्लास्ट हो गया था। इसको कहते हैं चेरनोबिल ब्लास्ट 1986। होप सो बेटा यहाँ तक आज का लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा आपके लिए, और अगर आपने कुछ सीखा है नया तो आप लोग वीडियो को लाइक लाजमी करना, क्योंकि आपके जो लाइक्स होते हैं ना, वो जो आने वाले इनकमर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी हौसला अफजाई की ये बात होती है कि जो मटेरियल है वीडियो में वो बहुत कंटेंट बहुत अच्छा है। समझ आ गई बात। और इसी तरह से बेटा हमें सपोर्ट करिएगा, और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, कि वो यानी कि उनके पास ट्यूशन्स वगैरह को फ़ी को अफोर्ड करने के लिए फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक बेहतर प्लेटफॉर्म बन सकता है। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।